हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने फर्स्ट टर्म फिजिक्स एग्जाम जो बोर्ड ने अभी कंडक्ट किया है उसके सेक्शन ए की प्रॉब्लम्स को एनालिसिस किया था, डिस्कस किया था। और आज हम इसके सेक्शन बी की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हियर द क्वेश्चन नंबर 26 इज हियर, इट इज गिवन टू यू a square sheet of side A is lying parallel to xy plane at z is equal to A. The electric field strength is E is equal to cz square k cap. The electric flux through the sheet is. इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमें 3 डायमेंशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम में गिवन है कि आपके पास एक्स वाई जेड है, लेट इट बी एक्स एक्सिस हियर, वाई एक्सिस हियर एंड जेड एक्सिस हियर. It is given to you electric field is acting along z axis and magnitude of electric field is with vector notation में अगर हम इसको लिखते हैं तो आपको दे रखा है c z square, c is being constant and k cap stand for z axis में एक्ट हो रहा है। यहाँ पे xy प्लेन हमारे पास है। अब आपको गिवन है कि स्क्वायर कोई जो स्क्वायर प्लेट आपको गिवन है वो xy प्लेन में रखी हुई है, लेकिन वो किस पोजीशन पे रखी हुई है? एट पोजीशन z इक्वल टू a पे रखी हुई है। z इक्वल टू a, यहाँ पे स्क्वायर प्लेट को ऐसे रख दिया गया है इस तरह से। अगर हम देखें इस स्क्वायर प्लेट पे कितना फ्लक्स पास होगा, आउटगोइंग फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अब इसका एरिया वेक्टर भी इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर इज आल्सो एक्टिंग हियर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो हियर। और यहाँ पे जो इसकी साइड है वो ए है, ये साइड भी ए है, इसका ये वाला साइड भी ए है, इट बीइंग स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा प्लेट का? एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए, ये हम यूज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और थीटा कितना हो जाएगा? एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास? ई ए कॉस 0 इज 1 एंड देयरफॉर ई ए। ई मैग्नीट्यूड कितना है? सी जेड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है? ए है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लेंगे इनटू एरिया इज हियर, एरिया कितना? ए स्क्वायर, हियर जेड इज इक्वल टू ए। यहाँ पे जेड की वैल्यू आपके पास ए की बना है, ये पुट कर दीजिए, सी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा इंटू ए स्क्वायर इज हियर। इन दिस योर आंसर कम्स आउट टू बी सी ए रेज़्ड टू पावर 4 and in this way A is the correct option. Next question is question number 27 and इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपके पास 2 चार्जेस पोजीशन A पे along x एक्सिस है एंड एज वेल एज along y एक्सिस पे भी एक चार्ज और है और उसकी डिस्टेंस भी A है फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन हमारे पास ये है, वो ये बोलता है कि यहाँ पे चार्ज Q एक यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है? A हमारे पास है एंड एज वेल एज यहाँ पे पोजीशन A पे ये डिस्टेंस भी फिर हमारे पास A है और यहाँ पे दूसरा चार्ज कितना है? माइनस Q यहाँ पे रखा हुआ है। वो ये बोलता है कि ओरिजिन पे चार्ज Q नॉट हमने रखा हुआ है। तो आपका प्रॉब्लम है व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस Q नॉट चार्ज एट ओरिजिन, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? आप अच्छी तरह समझ सकते हैं इस Q नॉट पे Q की वजह से जो फोर्स लगेगा इट बीइंग पॉजिटिव, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये फोर्स यहाँ लग जाएगा। फोर्स इज F इज हियर, F1 इज हियर, तो F1 कितना आ जाएगा हमारे पास? K Q1 Q2 by A स्क्वायर। सिमिलरली इट बीइंग माइनस Q, इस माइनस Q की वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा? डेफिनेटली इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि माइनस Q इस प्लस Q को अट्रैक्ट कर लेगा, लेट इट बी F2 और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इट विल बी अगेन K Q1 Q2 by A स्क्वायर। क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस A है, माइनस साइन इसके डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हमने कर दिया है, अपर डायरेक्शन में आ गया है। आपने देखा F1 F2 दोनों बराबर हैं, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा उसकी डायरेक्शन इनके वेक्टर सम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ से जो आंसर आएगा F12 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। यहाँ पे F1 F2 दोनों इक्वल है, इट मींस इट बिकम हियर 2F1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू F1 रूट 2 और आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से F1 की वैल्यू आपको पता है वो कितने हैं? K Q1 Q2 by A स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। इन दिस वे योर आंसर इज C is the correct option. Next question is question 28 and here it is given to in this problem 20th question में आपको mentioned है a 3 nanocoulomb charge Q is initially at rest at distance r1 is equal to 10 cm from a plus 5 nanocoulomb charge small q fixed at the origin. प्रॉब्लम में आपको उसने बोल दिया है कि आपके पास इस तरह से ये x एक्सिस हमारे पास आ गया है, एक चार्ज यहाँ पर है, सेंटर पे है, ओरिजिन पे है, वो चार्ज कितना है? इट इज हियर फिक्स्ड Q एट द ओरिजिन। ये आपको दे दिया उसने कि यहाँ पे 5 नैनो कूलम का चार्ज यहाँ पे Q है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 नैनो कूलम है।
और जो दूसरा चार्ज हमारे पास है वो है 3 नैनो कूलम और वो कहाँ पर है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। अब इस 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लेट इट बी R1 इज हियर। R1 कितना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे चार्ज Q है, इस Q का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, इट इज हियर 3 नैनो कूलम, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे द चार्ज Q is moved away from Q to a new position R2 is equal to 15 सेंटीमीटर। अब उसने प्रॉब्लम में बोल दिया है कि जो चार्ज Q है, कैपिटल चार्ज Q है, इसको यहाँ से, इसको आपने यहाँ से शिफ्ट कर दिया है न्यू पोजीशन पे, इस A पोजीशन से उठा करके इसको हम यहाँ ले गए हैं B पोजीशन पे। अब ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, दिस हियर R2 एंड दिस R2 इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। तो आपका प्रॉब्लम है इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द फील्ड इज, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1। यहाँ से U2 कितना हो जाएगा K विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज Q एट ओरिजिन, इसके रिस्पेक्ट में हमें पोटेंशियल एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच की थी, अब बाद की जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो हमारी इसके और इसके बीच की रहेगी, क्योंकि ये चार्ज अब यहाँ शिफ्ट हो गया है। इट बिकम हियर K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस R2 माइनस K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस R1। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, K Q बाहर आ जाएगा, कैपिटल Q है, इंटू 1 अपॉन, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा आपका K Q इंटू 1 upon R2 minus 1 upon R1. Let you put the values. K is 9, capital Q is given to you, it is here 3 nanocoulomb, 3 in 10 to the power minus 9 into small q is 5 in 10 to the power minus 9, ये आपको मेंशन है। 1 upon R2, R2 कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 in 10 to the power minus 2 माइनस R1 कितना आपका 1 upon, it is here 10 in 10 to the power minus 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं then it comes out to be here minus 4.5 into 10 raised to the power minus 7 joule. It is the correct option here and it is option C is the correct option. Let me answer question number 29. Here in this problem 29 में अगर हम देखें आपको mentioned है यहाँ पे a car battery is charged by 12 volt supply. The energy stored in it 7.20 into 10 to the power 5 joule. The charge passed through the battery is, इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू QV। तो जो वर्क डन होगा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये आपको एनर्जी गिवन है, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा QV। तो कितना चार्ज फ्लो किया, Q इज इक्वल टू U बाई V। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, आपको गिवन है 7.2 इन 10 टू द पावर 5 जूल अपॉन पोटेंशियल कितना गिवन है 12 गिवन है। इसको हम सॉल्व कर देंगे, आंसर कम्स आउट टू बी हियर 6 इंटू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम। It is the correct option. In this way, your option is A is here. A is the correct option. Question number 30 is here. आपको इस प्रॉब्लम में गिवन है कि यहाँ पे a straight conducting rod of length L and mass M is suspended horizontal plane by a pair of flexible strings in magnetic field of magnitude B. To remove the tension in the supporting strings, the magnitude of the current in the wire must be. प्रॉब्लम यह है कि एक हमारे पास इस तरह से कोई रॉड है, इसका अपना मास गिवन है, इसका वेट कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि इसको हमने 2 स्ट्रिंग से यहाँ से अटैच कर दिया है। आपका क्वेश्चन ये है कि इसमें कितना करंट पास किया जाए कि इस इन स्ट्रिंग्स में जो टेंशन आएगी वो टेंशन दोनों में जीरो हो जाए। इसमें टेंशन T है, टेंशन T है, तो जीरो हो जाए। ये टेंशन, नेट टेंशन दोनों स्ट्रिंग में जीरो तभी होगी जबकि इसमें करंट फ्लो करवाने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा वो इस mg को बैलेंस कर लेगा। इसका मतलब F मैग्नेटिक कहाँ आना चाहिए, अपवर्ड आना चाहिए। यहाँ पर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने इनटू द बोर्ड दिखा दिया, करंट हमने यहाँ शो कर दिया I, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा। तो इन दिस वे इक्विलिब्रियम कंडीशन में F मैग्नेटिक मस्ट बिकम इक्वल टू वेट mg। F मैग्नेटिक कितना होता है, BIL इज इक्वल टू mg। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg बाई BL is the answer and your correct option is C. In this way, C is the correct option. Next question is question number 31. 31 को आंसर देने के लिए आपने सिंपल तरीके से इसको ढंग से पढ़ना है। A constant current flowing through a solenoid and iron rod is inserted within the axis of the solenoid. Which of the following quantities will not change, will not increase? तो सिंपलेस्ट तरीके से अगर हम देखें, ये सोलेनॉइड हमारे पास है, इसके अंदर उसने कहा कि हमने इसके अंदर करंट I फ्लो हो रही है और इसके अंदर हमने किसी मटेरियल को यूज कर दिया है। पहला पार्ट बोलता है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड जब हम
मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये होता है म्यू नॉट म्यू आर एन आई। तो डेफिनेटली म्यू आर चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। सेकंड पूछता है आपको द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए, ये भी चेंज हो जाएगा। डी पार्ट को अगर मैं देखूं तो डी पार्ट में आपको पूछता है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एल होता है, एल नॉट। एल नॉट हमारे पास ओरिजिनल इंडक्टेंस है और म्यू आर मीडियम को इंट्रोड्यूस करने के बाद एल हो जाएगा। इन दिस वे जो तीन ऑप्शन आपके पास हैं, कौन कौन सी, ए बी एंड डी, इन तीनों ऑप्शन में म्यू आर चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वो बोलता है कि व्हिच ऑफ द क्वांटिटी विल नॉट चेंज मींस द रेट ऑफ हीटिंग विल नॉट चेंज। रेट ऑफ हीटिंग डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, therefore C is the correct answer. Let you answer question number 32. It is given to you a circuit is connected to an AC source of variable frequency. As the frequency of the source is increased, the current first increases and then decreases. Which of the following combination of the elements likely to comprise the circuit? तो प्रॉब्लम में आपको बोलता है कि पहले करंट इंक्रीज हो रही है, जैसे हम फ्रीक्वेंसी को रेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, करंट पहले बढ़ रही है और बाद में करंट फिर डिक्रीज हो रही है, इस तरह से। तो ये सिचुएशन तभी पॉसिबल होती है जबकि हमारे पास LCR सर्किट होता है। अगर बाय द वे हमारे पास सिर्फ L एंड C सर्किट हो तो LC सर्किट में एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जो इंपेडेंस Z हम यूज करते हैं, इसमें इंपेडेंस होता है XL माइनस XC। और ऐसी सिचुएशन में अगर Z इक्वल टू XL माइनस XC हो जाएगा तो अगर बाय द वे XL बिकम इक्वल टू XC तो उस टाइम पे नेट इंपेडेंस जीरो हो जाएगा। और अगर इंपेडेंस जीरो हो गया तो करंट होता है E बाई जेड। E बाई जेड मीन्स E बाई जीरो। तो आपका जो आंसर आएगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपको प्रॉब्लम में नहीं बोल रखा है कि ये करंट बीच में इन्फिनिटी हो रहा है, इट इज नॉट गिवन टू यू। इट मींस द सर्किट मस्ट बी कंप्राइजिंग दिस LCR। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो इंपेडेंस बनेगा वो बनेगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर ये सिचुएशन होल्ड होती भी है तो उस कंडीशन में इंपेडेंस रेजिस्टेंस R के बराबर हो जाएगा और करंट इन्फिनिटी नहीं होगी। तो फर्स्टली करंट इंक्रीजेस एंड देन decreases. It is only possible when the circuit elements are LCR in series. In this way, A is the correct option. Let us discuss question number 33. आपको यहाँ पे नंबर डेंसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दे रखा है, रिलैक्सेशन टाइम दे रखा है और आपको बोलता है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L ऑफ क्रॉस सेक्शन A। इसका डायरेक्ट आंसर हमारा होता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A इज द डायरेक्ट आंसर हियर। It in this way your answer B is the correct answer. Next question is question number 34. It is given to you a proton and an alpha particle moves in circular orbit in uniform magnetic field. Their speed are in ratio 9:4. The ratio of radii of their circular path R proton upon R alpha. आपको कैलकुलेट करना है R proton R alpha is equal to how much. इनकी वेलोसिटी का रेशियो आपको दे रखा है V of proton upon V of alpha और ये आपको दे रखा है 9:4, ये आपको गिवन है। तो आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। तो R इक्वल होता है आपका mv by qv। अब यहाँ पे वेलोसिटी का रेशियो गिवन है। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन में मास भी अलग होते हैं, चार्ज भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू mv by q। तो यहाँ से अगर हम इसका रेशियो कैलकुलेट करें rp अपॉन r अल्फा, इट बिकम हियर mp अपॉन m अल्फा Vp अपॉन V अल्फा इंटू Q अल्फा अपॉन QP। ये रेशियो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको MP is MP, M अल्फा मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज Vp अपॉन V अल्फा, इट इज गिवन टू 9/4 इंटू Q अल्फा इज 2e एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज E। अभी कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। इट बिकम हियर 2 2 4 एंड इट बिकम हियर 9/8। The ratio is 9/8 and correct option is D here. Next is question number 35. Let you answer this question. It is given to in this problem a coil of area 100 centimeter square. Area is equal to 100 centimeter square. इसको हम convert कर सकते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में। Is kept an angle of 30 degree with the magnetic field. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और जो हमारे पास कॉइल है वो कॉइल ऐसे रखी हुई है, कॉइल इज हेल्ड लाइक दिस। ये जो एंगल आपको गिवन है दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब यहाँ पर जब हम फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स होता है phi is equal to BA cos थीटा। थीटा जो एंगल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द कॉइल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे
नॉर्मल टू द कॉइल यहाँ लेना पड़ेगा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल, ये एंगल 60 हो जाएगा। ये वॉल्यूम यहाँ पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, बी ए कॉस 60, कॉस 60 होता है हाफ, तो आपका आंसर आ जाएगा बी ए बाई 2। तो फ्लक्स कितना हो गया, बी ए बाई 2 यहाँ पर हमें गिवन है। वो ये बोलता है कि द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू 0 इन 10⁻⁴ सेकेंड। जो टाइम आपको गिवन है यहाँ पे वो 10⁻⁴ सेकेंड की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि विद इन टाइम डी टी it is here 10⁻⁴ सेकेंड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड बिकम इक्वल टू 0। आपको निकालना है इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। इट इज हियर E is equal to d phi by dt, it become here d by dt and phi is equal to b a by 2। ये आपने फ्लक्स को सॉल्व कर रखा है। अब आपको यहाँ पे a by 2 तो बाहर आ जाएगा, मैंने फ्लक्स को सॉल्व कर दिया था, a by 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा एंड db by dt। अब जो d by dt है a by 2 is the area here, आपने सॉल्व कर रखा है 100 × 10⁻⁴ by 2 into dB। dB मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना था पहले आपके पास, 10⁻⁻1 टेस्ला था, अभी बाद में 0 हो गया, तो इतना चेंज हो गया अपॉन dt। कितने टाइम में चेंज हुआ है, 10⁻⁴ सेकेंड में। 10⁻⁴ सेकेंड आप यहाँ से यूज कर दीजिए, तो ये यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, गेटिंग इट हियर, यहाँ से कट जाएगा 2 5 10। इट मींस 5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर एंड योर ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट मी आंसर question 36. It is given to a 15 ohm resistor and an 80 millihenry inductor and a capacitor of C are connected in series with 50 Hz source. If the source voltage and current in circuit are in same phase, then value of capacitance is। इस प्रॉब्लम में आपको तो इंडक्टेंस दे रखा है 80 मिलीहेनरी, रेजिस्टेंस इज गिवन टू 15 ओम, और वो बोलता है कि जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है वो कितने हमारे पास 50 हर्ट्ज है। तो बोलता है कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, इट मींस फेज डिफरेंस इज 0। तो फेज डिफरेंस अगर 0 हो जाता है तो कंडीशन रेजोनेंस की होती है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में हम जानते हैं XL इज इक्वल टू XC। यहाँ पे XL इज ओमेगा L, XC इज 1 अपॉन ओमेगा C। तो यहाँ से हम C को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C बिकम हियर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इनटू L। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2 पाई f इट्स होल स्क्वायर इनटू L। तो C comes out to be 1 upon 4 pi square f square into L। Let me put the different values here. 1 upon 4 pi square is here approximately 3.14, its whole square, frequency square is 50 into 50 into L, inductance is given to you, it is here 80 millihenry, 80 into 10 raised power minus 3। On solving it comes out to be approximately 127 microfarad is the answer here and correct option is B here। Let me answer question number 37। Here in question number 37 आपको इस प्रॉब्लम में एक डायग्राम गिवन है और ये बोलता है कि 4 ऑब्जेक्ट W, X, Y and Z each with charge plus Q are fixed at the 4 points of a square of side D as shown in figure। Object X and Z are on midpoint of the sides of the square। The electrostatic force exerted by the object W on X is F। आपको अगर हम W और X की बात करें तो W आपके पास ये गिवन है, W ये गिवन है, X ये गिवन है, और इसकी जो डिस्टेंस ये है, पूरी जो लेंथ ये दे रखी है, पूरी लेंथ कितनी हमारे पास ये D है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एग्जैक्टली D by 2 हो जाएगी। तो ये फोर्स F है। आपको बोल रखा है W और X के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस D by 2 हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी आ गई है, D by 2 आ गई है। और जो चार्जेस आपको गिवन है वो Q चार्जेस है, यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, तो ये फोर्स F है। तो F फोर्स कितना हो जाएगा, दिस बीइंग W एंड दिस बीइंग X। तो इनके बीच का जो फोर्स है दैट फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज D स्क्वायर बाय 4। इट बिकम हियर 4 टाइम्स ऑफ KQ स्क्वायर बाय D स्क्वायर। ये स्टार्टिंग का फोर्स आपको गिवन है। अब आपको ये पूछता है कि व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द W एंड Z। तो W आपका यहाँ पर है और Z उसने यहाँ दे रखा है, Z हमारे पास ये हो जाएगा, तो Z इज हियर। ये डिस्टेंस कितनी है, D है। इनके बीच के फोर्स को आपने सॉल्व करना है। W और Z के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये R कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इट बिकम हियर D by 2 रूट 5। ये R ये आ जाएगा हमारे पास, ये डायगोनल हमारे पास है। तो इनके बीच का जो न्यू फोर्स होगा दैट F डैश विल बी इक्वल टू K, यहाँ पे भी चार्ज Q है, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर इज D रूट 5 by 2 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे इट कम्स आउट टू बी 4KQ स्क्वायर बाई 5D स्क्वायर।
it become here f by 5. In this way your answer is B, and in this way B is the correct option. Let me answer question number 38. Two sources of equal EMF are connected in series. आपको गिवन है कि टू इक्वल EMF है वो सीरीज में कनेक्टेड है. इनके इंटर रेजिस्टेंस आपको गिवन है R1 एंड R2. इस रेजिस्टेंस इज R1, इस रेजिस्टेंस इज R2, और यहाँ पे these are sending current through external resistance of capital R. अब यहाँ पे दोनों का EMF सेम है, तो इस सिचुएशन में जो करंट होगी सर्किट में कितनी हो जाएगी? I is equal to E net EMF upon net resistance. Net EMF is 2E upon net resistance is R plus R1 plus R2. ये आपने करंट को कैलकुलेट कर दिया है. उसने ये बोला इस क्वेश्चन में द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ R2 is 0. इसके अक्रॉस PD 0 है, एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर 0 आ रहा है, तो PD V is equal to 0 है इसके अंदर. तो V हम जानते हैं अच्छी तरह से, V is equal to होता है E minus I R2. ये हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R2 है, इक्वल टू 0. इन दिस वे E is equal to I R2. आपका प्रॉब्लम ये है कि what will be the relation between R in terms of R1 and R2. ये हमने एस्टेब्लिश करना है. E is equal to I आप सॉल्व कर चुके हैं, 2E upon R plus R1 plus R2 into R2. अब यहाँ से हम देखेंगे EC कैंसल आउट हो जाएगा. It become here R plus R1 plus R2 is equal to 2R2. In this way R comes out to be R2 minus R1, and correct option is here B is the correct option. Let me answer question number 39. It is given to you which of the following statement is correct. जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी उसको हमने फाइंड आउट करना है. पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट. ये एक साइड से तो करेक्ट है, लेकिन अदरवाइज इनकरेक्ट किस सेंस में है? क्योंकि ये क्लोज लूप को फॉर्म करता है. अगर हम सिंपली आउटसाइड ड्रॉ करते हैं नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड में करेक्ट है ये नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे एंडिंग होती है यहां से यहां तक, लेकिन ये क्या होना चाहिए? ये यहां से क्लोज होना चाहिए. तो ये क्लोज लूप बनाने के लिए फिर साउथ टू नॉर्थ भी ये आता है. दिस मे बी इनकरेक्ट हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट. यहां पे हम सी ऑप्शन की बात करते हैं. द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. एंड डी ऑप्शन में बोलता है ये कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट, में नहीं, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट मी आंसर क्वेश्चन ऑफ 40 हियर. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल रेजिस्टेंस ग्रुपिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी. सॉल्यूशन 40 इज हियर. आपको डायग्राम गिवन है और बोलता है कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, लेकिन उसने प्रॉब्लम में क्या किया कि यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है. दिस वन शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ कि जो करंट यहाँ से पास होगी अब सारी की सारी करंट इसके थ्रू पास हो जाएगी और ये जो रेजिस्टेंस होगा यूजलेस हो जाएगा. In this way, the net resistance R net will be equal to these two are in series, and it becomes here R plus R, and your answer comes out to be 2R. 2R is the correct option. Here question number 41. 41 में आपको given है a bar magnet of magnetic dipole moment M. Its initial position is parallel to the direction of uniform magnetic field B. In this position, the magnitude of torque and force acting on it. आपको प्रॉब्लम में दे रखा है कि जो डाइपोल है इसका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है. मैग्नेटिक मोमेंट हम जानते हैं साउथ टू नॉर्थ होता है, और उसने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है. तो फर्स्ट थिंग इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो. डाइपोल पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और जो टॉर्क लगता है वो होता है एम बी साइन थीटा. यहाँ पे थीटा जीरो है, आपका आंसर हो जाएगा एम बी साइन जीरो. इन दिस वे द टॉर्क इज जीरो. फोर्स भी जीरो हो जाएगा, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, एंड सी इज द करेक्ट आंसर. Let me answer question number 42. 42 की अगर हम बात करते हैं, it is given to you two charges 14 microcoulomb and minus 4 microcoulomb are placed at minus 12 centimeter and 12 centimeter in an external electric field E is equal to B upon R square, where B is equal to 1.2 × 10⁻⁶ Newton per centimeter square, and R is here in meters here. The electric potential energy of the configuration is. इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपको पहले पोटेंशियल को सॉल्व करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बी अपॉन आर स्क्वायर. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉलेज है तो आप पोटेंशियल को सॉल्व कर सकते हैं. हम जानते हैं डीवी इज इक्वल टू होता है, इट इज हियर माइनस ई डी एल. ये ई डी आर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे आर है. तो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई कितना है, बी बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर.
यहाँ से v कितना हो जाएगा, लेट मी इंटीग्रेट दिस थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ b इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r स्क्वायर। तो v हो जाएगा, इट बिकम माइनस b, इट इज माइनस 1 अपॉन r, इट बिकम हियर b अपॉन r। तो जो पोटेंशियल आपका सॉल्व हो गया है वो कितना आया, b अपॉन r आ गया है। अब यहाँ पे b इज गिवन टू यू। अब किसी भी प्रॉब्लम में अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारे पास होता है और पोटेंशियल हमें नोन है, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है चार्ज की, उसका फॉर्मूला होता है हमारा U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये होता है। अब यहाँ पे जो चार्ज आपको गिवन है वो Q1 गिवन है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज आपने ये सॉल्व कर दी है। तो यहाँ पे जो पहली पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो बनेगी हमारे पास U1 इज इक्वल टू Q1 इंटू V1। Q1 is given to you, it is your 14 माइक्रोकूलम। इस प्रॉब्लम में जो आपको B का यूनिट गिवन है, ये दे रखा है उसने न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ये होना है इसने। उसकी वजह ये है क्योंकि E इक्वल टू आपको दे रखा है B अपॉन आर स्क्वायर, तो B कितना हो जाएगा, E इंटू आर स्क्वायर। E क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, आर स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर। इज द ऐसा यूनिट हियर, तो आपको इसको एज सच पुट करना है। तो Q1 कितना गिवन है आपको, Q1 is given to you 14 माइक्रोकूलम, 14 × 10⁻⁶ into V1। V1 कितना आ जाएगा मेरे पास, B by R1। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 14 × 10⁻⁶। B is given to you 1.2 × 10⁻6 अपॉन R1 is 12 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है कि कहाँ पर है, ये 12 सेंटीमीटर पर है। आप ये चार्ज आपको 12 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 12 × 10⁻² आ जाए। इट कम्स आउट टू बी 140 जूल। तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी है फर्स्ट चार्ज के लिए, जो कि पोजीशन -12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। सिमिलरली जो सेकंड चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी U2 हो जाएगा Q2 V2। वहां पे Q2 इज गिवन टू यू, इट इज हियर -4 माइक्रोकूलम, -4 × 10⁻⁶ इनटू B अपॉन R2। वैल्यू पुट कर दीजिए, -4 × 10⁻⁶। B इज गिवन टू यू 1.2 × 10⁻6 अपॉन R2 पोजीशन कितने उसकी 12 सेंटीमीटर, 12 × 10⁻²। आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी -40 जूल। एंड थर्ड वन इज हियर, जब भी आपके पास टू चार्जेस होते हैं और इनमें कोई सेपरेशन होता है, यहाँ पे इसकी पोजीशन -12 सेंटीमीटर है, इसकी पोजीशन +12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर इनका डिस्टेंस हो जाएगा। तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी अपनी, वो हो जाएगी KQ1 Q2 by R। हम जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज है उनको पुट कर लेंगे। 9 K होता है, Q1 कितना है, इट इज हियर 14 × 10⁻⁶ इनटू Q2 इज हियर -4, तो -4 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज 24 सेंटीमीटर, 24 × 10⁻²। इट कम्स आउट टू बी 2.1 जूल। और ये जो एनर्जी आती है माइनस में आती है। तो आपका प्रॉब्लम है कि व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी हियर। तो टोटल एनर्जी U विल बी इक्वल टू U1 + U2 + U3। आप इनको सॉल्व कर दीजिएगा एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 97.9 जूल। इन दिस वे द करेक्ट ऑप्शन इज A is here. Next question is question of 43. It is given to you a 300 ohm resistor and a capacitor of 25 by pi microfarad are connected in series to 200 volt 50 hertz source. The current in circuit. इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी आरसी सर्किट की। तो आपको आर गिवन है, यहाँ पे कैपेसिटर सी गिवन है। कैपेसिटर सी का इसका रिएक्टेंस एक्सी होता है, रेजिस्टेंस आर आपको मेंशन्ड है। तो यहाँ से अगर हम एक्सी को सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो एक्सी इक्वल टू 1/ω/c, 1/ω इज 2 पाई एफ सी। ये वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो इट इज 2 पाई, एफ इज फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड कैपेसिटेंस सी इज गिवन टू यू 25/π माइक्रो मींस 10⁻⁻6। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 10⁻6 ऊपर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 100 × 25, इट कम्स आउट टू बी 400 ओम। द रेजिस्टेंस इज गिवन टू यू, इट इज हियर 300 ओम। तो इन दिस वे इस पूरे सर्किट के लिए जो कि हमें गिवन है, यहाँ पे जो वोल्टेज आपको गिवन है एसी वोल्टेज, वो कितना है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज है यहाँ पे। तब इसके लिए नेट इंपेडेंस जेड कितना हो जाएगा, √r² प्लस XC²। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, r² इज 300 स्क्वायर प्लस XC² इज 400 स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 500 ओम। तो जेड आपका सॉल्व हो गया। करंट I इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, E/Z। EMF कितना है, सोर्स वोल्टेज कितने हमारे पास 200 है,
अपॉन 500, इसको सॉल्व कर देंगे, इट कम्स आउट टू बी 0.4 एम्पियर इज द RMS current is here, and your answer is B is the correct option. The next question is, and it is the last question of section B, question number 44. आपको given है the core of transformer is laminated to reduce the effect of, and it is eddy currents. जो laminated हम यूज करते हैं eddy currents के लिए ही करते हैं, is the answer for question number 44. Dear students, in this way we discussed the problems from section B of your first term physics paper.